हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी। आज हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट 4 ऑफ ब्लॉक 1 जो कि एमपीसी 001 से हमने ली है। प्रीवियस वीडियो में हम इसी यूनिट के दो टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जो कि मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ कि कौन से दो मॉडल थे जिनकी हमने बात करी थी। एक तो वोगन नॉर्मन का एक मॉडल था मेमोरी बेस्ड, और दूसरा एटकिंसन एंड रिचर्ड शिफ्रिन का ये मॉडल था जिसे हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ये पूरी यूनिट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें ऐसा हो नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन लॉन्ग या शॉर्ट में ना आए। कल हमने लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया था विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो दो टॉपिक शॉर्ट में 6 मार्कर में पूछे जाते हैं बी सेक्शन में, वो आपके ठीक सामने है जहां से हमने वीडियो को बिगिन भी किया था। और वो दो टॉपिक हैं हमारे, एक तो LOR शॉर्ट में, अगर आपको कहीं भी अपने क्वेश्चन पेपर को कभी ओवरव्यू किया हो तो आपको LOR के नाम से एक क्वेश्चन कहीं नजर आया होगा, लेवल ऑफ रिकॉल जिसे कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम दूसरा टॉपिक आज ही के वीडियो में कवर करेंगे जिसे हम LOP यानी लेवल ऑफ प्रोसेसिंग कहते हैं। इसके सामने क्रैकन लॉकहार्ट का नाम लगा रहता है तो वो आपको थोड़ा आसानी से ध्यान में आ जाएगा कि ये LOP क्या है, लेकिन शॉर्ट में LOP और LOR ये दो टॉपिक हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, सेक्शन बी में काफी पूछे जाते हैं, तो इनको आज हम क्विकली कवर करेंगे। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ रहे होंगे जिसमें आप बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कनेक्टेड हैं। वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर, सो आई वुड वांट यू ऑल टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए लेवल ऑफ रिकॉल की बात करते हैं। बड़ा ही इजी टॉपिक है ये। बुक में क्या दिया है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, बाद में समझेंगे। एक छोटी सी बात पहले मैं आपसे करूंगी और उसके बाद टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। जब भी आपको कोई अननोन अनफेमिलियर वर्ड्स या कोई सिचुएशन ध्यान में रखनी होती है, राइट, या आपको कोई वर्ड्स रिकॉल करने के लिए कहे जाएं, क्योंकि रिकॉल वाला ही टॉपिक है, तो आ जाते हैं उसी टॉपिक पर कि अगर कुछ भी रिकॉल करने के लिए कहा जाए या कनेक्शन बिल्ड करने के लिए कहा जाए वर्ड्स के बीच में, स्टेटमेंट्स के बीच या सिचुएशंस के बीच में, तो अगर चीजें लॉजिकल होती हैं तो वो बहुत आसानी से एक्सप्लेन की जा सकती हैं। लेकिन अगर वो मीनिंगलेस वर्ड्स हैं तो उनको एसोसिएट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। जैसे अगर आपको अलग अलग सिचुएशंस से वर्ड दे दिए जाएं और कहा जाए कि स्टोरी बनाइए, तो आपको काफी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि आप अलग अलग सिचुएशन से अलग अलग वर्ड्स को लेके उनको एक सिचुएशन में डालना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे वर्ड्स दिए जाएं जो एक ही सिनेरियो के हो, जैसे मैं आपको गार्डन से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स दे दूं कि गार्डन, ट्री, ग्रास, एनिमल्स, बर्ड्स, फिशरमैन, फिशेज, तो एक स्टोरी आपके माइंड में साथ साथ बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ये वर्ड बहुत ज्यादा एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हो, एक वर्ड में स्पेस से ले लूं, एक आपके किचन का कोई वर्ड ले लूं, एक आपकी बुक से रिलेटेड ले लूं, कोई साइकोलॉजी का टॉपिक ले लूं, तो इनकी स्टोरी बनाने में आपको काफी डिफिकल्टी आएगी। तो मतलब ये हो गया कि जब हमारे पास वर्ड्स के बीच में या सिचुएशंस के बीच में इजी एसोसिएशन होता है, और वो भी इजी कब होगा, जब वो लॉजिकल होगा। इजी का मतलब यहाँ पे इजी नहीं, यहाँ पे इजी का मतलब है लॉजिक। लॉजिकल चीजें होंगी तो उसको मेंटेन करना इजी हो जाता है। इस लेवल ऑफ रिकॉल में हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे रशियन साइकोलॉजिस्ट जो थे जिनचैनको, जिनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी है, लेकिन ये स्टडी कहीं प्रॉपर तरीके से स्टोर ना होने की वजह से, आगे डॉक्यूमेंटेड ना होने की वजह से आगे यूज नहीं हो पाई थी काफी केसेस में, लेकिन इनकी जो स्टडी है ये आज भी हम प्रैक्टिकली बहुत यूज करते हैं। तो इनकी थ्योरी में क्या कहा गया है आइए पढ़ते हैं। पीआई जिनचैनको जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि कैसे मेमोरी जो है वो कमिटमेंट क्रिएट करती है या लर्न होकर सेव की जाती है। इसके लिए उन्होंने कुछ एक बहुत ही सिंपल नोशन निकाला कि अगर हम वर्ड्स के बीच में, स्टूडेंट्स पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने, कि अगर हम वर्ड्स के बीच में एसोसिएशन बनाने की कोशिश करें तो हम ये देख पाएंगे कि जितने भी डिफरेंट सिस्टम ऑफ कनेक्शंस हैं वो कितना एक्टिवेट हो पाते हैं। इसको करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये थीसिस जो थी वो टेस्ट की गई एक्सपेरिमेंट में, इन विच सब्जेक्ट्स वर गिवन, यहाँ से हमारी बात शुरू होती है, इन विच सब्जेक्ट्स वर गिवन 10 सीरीज ऑफ 4 वर्ड्स, 4 वर्ड्स के 10 स्लॉट्स बनाए गए, 10 सीरीज बनाई गई, और वो स्टूडेंट्स को दिए गए। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके सामने है, हाउस, विंडो, बिल्डिंग और फिश, राइट। 3 ग्रुप्स यहाँ पे बनाए गए और तीनों ग्रुप्स को डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए। 3 ग्रुप बनाए गए और 4 वर्ड्स की 10 सीरीज बनाई गई। अब पहली कंडीशंस ये थी कि सब्जेक्ट को ऐसे वर्ड्स को एसोसिएट करना था जो एक दूसरे से, पहले वर्ड से जो काफी डिफरेंट थे। मतलब हाउस से सबसे ज्यादा डिफरेंट यहाँ पे कौन सा है, विंडो, बिल्डिंग और फिश में क्लियरली समझ में आ रहा है कि फिश वाला फर्स्ट वर्ड से कौन सा डिफरेंट है, हाउस और फिश। इस तरीके से ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है
कि यहाँ पे हाउस और फिश का जो कनेक्शन है वो मैच नहीं करता है, तो उनको एसोसिएशन कराया गया। सेकंड कंडीशन ये दी गई कि एक कॉन्क्रीट कनेक्शन बनाना था। कॉन्क्रीट कनेक्शन का मतलब ये हो गया पहले ही वर्ड के साथ में, हाउस के साथ विंडो, हाउस में विंडो होती है तो वो उससे एसोसिएट हो रहा है, कॉन्क्रीट कनेक्शन यहाँ पे बना। तीसरा कनेक्शन लॉजिकल कनेक्शन बनाना था। लॉजिकल कनेक्शन क्या था, हाउस और बिल्डिंग, ये ऐसा फील हो रहा है कि एक ही चीज को दो अलग नामों से बुलाया जा रहा है, जबकि बाकी केसेस में क्या था, हाउस और फिश के केस में कोई कनेक्शन खास नहीं बन रहा था, हाउस और विंडो के में कॉन्क्रीट कनेक्शन बन रहा था, वो उसका एक पार्ट थी, और हाउस और बिल्डिंग दोनों एक ही चीज हो सकते हैं अगर हम उसको उस तरीके से एक्सप्लेन करें, पर अलग अलग नाम लिए गए। अब जिनचेंको ने ये सोचा that by altering the instructions the subject would not only have different goal toward the material but also be required to examine each item for meaning। अगर स्टूडेंट्स को हम इस तरीके से देंगे तो वो हर एक एसोसिएशन को अलग अलग तरीके से व्यू करेंगे, राइट। आफ्टर अ ब्रीफ इंटरप्टिंग टास्क द सब्जेक्ट वर आस्क्ड टू रिकॉल द आइटम्स। अब यहाँ से खेल असली शुरू हुआ कि यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनको सबको क्या करना था, उसको रिकॉल करना था। मेन चीज तो रिकॉलिंग की थी, केवल उसको मेमोराइज करना टास्क नहीं था। तो जो रिजल्ट देखने को मिले वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। उस रिजल्ट्स में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि in the condition which subject form logical connections between the first word and another word, recall of the target word occurred with greater frequency। ज्यादा फ्रीक्वेंसी से लोग बता पाए जो लॉजिकल बातें थी, और जो स्टूडेंट्स जिनके बीच में कॉन्क्रीट रिलेशनशिप था वो सेकंड नंबर पर था, और जिनके बीच में कोई मीनिंग ही नहीं था वो सबसे लो था। यही चीज हमने इस वीडियो की शुरुआत में आपसे भी कहा था कि अगर आपके पास कुछ लॉजिकल चीजें होती है तो आप उसको इजिली याद कर पाएंगे, रख पाएंगे, एक स्टोरी बना पाएंगे, लेकिन जहां पर कॉन्क्रीट रिलेशनशिप था वो उसके कंपेयर में तो कम था, लेकिन ऑफ कोर्स नो मीनिंग से थोड़ा ज्यादा था। जहां आप थोड़ा भी डॉट्स कनेक्ट कर पाते हैं वहां पे आप कोशिश जरूर करते हैं। तो यही चीज यहाँ पे कॉन्क्रीट रिलेशनशिप के केस में हुई, और नो मीनिंग कंडीशन में हमें बहुत ही कम रिस्पॉन्स देखने को मिला। तो ये इसका रिजल्ट निकल के आया। तो लेवल ऑफ रिकॉल जो है, जिसे जिनचैनको ने ये नाम दिया है, इज डिटरमाइंड बाय द गोल ऑफ एन एक्शन, राइट, इज डिटरमाइंड बाय द गोल ऑफ एन एक्शन। इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा हमने, when subjects were given a learning set or instructions to process material at different levels, recall of material was greatly affected। सबसे ज्यादा किस चीज पर फर्क पड़ा, उसके रिकॉल पर पड़ा। जैसा एसोसिएशन बना उसी हिसाब से रिकॉल हुआ। Because the original paper was published in Russian and not widely distributed, इसको ज्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं किया गया था जहां पर ये पब्लिश हुआ था। इस फ्रेमवर्क को डिफरेंट मेमोरी मॉडल्स में यूज नहीं किया गया है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी को, और हमारी रियल लाइफ में भी ये चीजें बहुत होती हैं। हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसकी शुरुआत की थी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आई थिंक LOR आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान ये चीज है। आपको इसमें जिनचेंको का एक्सपेरिमेंट पूरा लिख कर आना है, और एक्सपेरिमेंट को आप अपने इस एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत आसानी से लिख पाएंगे। क्या हुआ वो तो आपने देखा ही, आपको पता ही चल गया। आइए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग। अब लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग क्रैक एंड लॉकहार्ट ने दिया था। इनका नाम वैसे तो एग्जाम में आता है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में 6 मार्कर में पूछा गया है एक्सप्लेन LOP, ऐसे भी क्वेश्चन आया है कभी, तो आपको ये नाम मेंशन करने होंगे कि ये दिया किसने है। फिर आपकी जिम्मेदारी हो जाती है क्रैक एंड लॉकहार्ट के नाम को हाईलाइट करने की, ठीक है। तो LOP मॉडल को आज हम समझेंगे, ये भी प्रोसेसिंग लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग पर बेस्ड है। इसमें हम क्या समझेंगे, देखिए क्रैक एंड लॉकहार्ट ने ये मॉडल कब दिया था, तो एक तो ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी 1972 में, और ये मॉडल अगेंस्ट दिया गया था। इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द बॉक्सेस इन द हेड स्कीम ऑफ मेमोरी। क्या है ये द बॉक्सेस इन द हेड स्कीम ऑफ मेमोरी? जो पिछले वीडियो में जो आपने 2 मॉडल पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े थे? एक तो एटकिंसन एंड रिचर्ड शिफ्रिन का मॉडल पढ़ा था, और दूसरा आपने वोग एंड नॉर्मन का पढ़ा था। उन मॉडल्स को बॉक्सेस इन द हेड स्कीम्स ऑफ मेमोरी मॉडल्स भी कहा जाता है। तो उसके अगेंस्ट ये रिएक्शन था। वहां पे हमने मेमोरी के स्टोरेज की बात की थी, यहाँ पर हमने कुछ और बात करी है, यानी कि यहाँ पर क्रैक एंड लॉकहार्ट ने अपने कॉन्सेप्ट में कुछ और बात करी है और इसके अगेंस्ट बात करी है। which is consistent with that view, they take the position that data can be better described by a concept of memory based on levels of processing। वहां पर मेमोरी को या डेटा को स्टोरेज करने की बात होती रही, लेकिन यहाँ पे उसे प्रोसेस की फॉर्म में बताया गया है। दोनों चीजें अलग हैं। कोई चीज हमारे पास साइकोमेट्रिक फॉर्म में हो या फिर कोई चीज हमारे पास प्रोसेसिंग की फॉर्म में हो तो बदल तो ऑफकोर्स जाती हैं। द जनरल आइडिया इज दैट इनकमिंग स्टिमुलाई
are subjected to a series of analysis starting with the shallow sensory analysis and proceeding to deeper. इस स्टेटमेंट को मैं क्लियर करती हूँ, ये बात तो थोड़ी इंपॉर्टेंट है वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की, पर मैं आपको सिंपल लेवल में बताती हूँ कि अगर किसी भी पर्सन को सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जाया जाए किसी भी सिचुएशन में, कोई बात हमें बतानी हो, कोई एक्सप्लेनेशन हमें देना हो, कोई वर्ड्स का एसोसिएशन कराना हो, कोई चीज रिकॉल कराने के लिए प्रिपेयर कराना हो, कुछ भी एनीथिंग इन अवर लाइफ, जब हम सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं तो उस पर्सन का ब्रेन सिंपल से कॉम्प्लेक्स डेटा को रिसीव करने के लिए रेडी होता जाता है, राइट। अगर हम किसी भी पर्सन के सामने बहुत डिफिकल्ट टास्क रख देंगे तो उसको प्रॉब्लम आएगी अगर वो उसके बारे में पहले से नहीं जानता है तो यहीं पर ये कहते हैं कि शैलो सेंसरी एनालिसिस करते हुए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बच्चों को बुक की डिफिकल्ट भी लगती है तो मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि शैलो सेंसरी एनालिसिस करते हुए स्टार्ट करते हुए हम डीपर और मोर कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट और सिमेंटिक एनालिसिस की तरफ जब हम जाते हैं तो वो मेमोरी की जो प्रोसेसिंग है वो हमें समझ में भी आती है, उसको इजिली एनालाइज भी किया जा सकता है, राइट। Whether a stimulus is processed at a shallow or deep stage depends on the nature of the stimulus. इस बात पे भी तो फर्क पड़ेगा कि वो बात कैसी है। अब हम बहुत छोटी क्लास 1 की पोएम अगर 20-25 साल के पर्सन को बताएंगे तो क्या सिंपल है और क्या कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कुछ रह ही नहीं जाता है। तो क्या उस स्टिमुलस का नेचर है, राइट, वो कंटेंट है, वो खुद में कितनी स्ट्रेंथ रखता है, इस पे भी डिपेंड करेगा, और टाइम कितना अवेलेबल है। अगर हम 6 इयर्स के छोटे बच्चे को भी कोई पोएम भी सिखा रहे हैं ना, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो वो इजी पोएम भी डिफिकल्ट हो जाएगी उसके लिए। तो दोनों बातें यहाँ पे डिपेंड करती हैं कि जो भी स्टिमुलस हम प्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने, उसका खुद का नेचर कितना है, उसकी खुद की क्या स्ट्रेंथ है, और फिर उसके लिए टाइम कितना है। An item processed at a deep level is less likely to be forgotten than one processed at a shallow level. Of course, कोई चीज ऊपरी तौर पर पढ़िए आप और उसको गहराई से पढ़िए, दोनों की समझ में फर्क आ जाएगा, दोनों की अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आ जाएगा। शुरुआत के लेवल पे क्या होता है, इनकमिंग स्टिमुलाई आर सब्जेक्टेड टू सेंसरी एंड फीचरल एनालिसिस, और डीपर लेवल पर ये इनको पैटर्न रिकॉग्निशन के मीन्स से समझा जाता है। मतलब जब हम शुरुआत में कोई चीज को देखते हैं तो वो एक हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस ही होते हैं, हम उसे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, टच कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, राइट। लेकिन जब वो धीरे धीरे जो चीजें हैं वो बदलती हैं, जब वो डीपर लेवल पे जाती है तो हमारे माइंड में उसकी पिक्चराइजेशन भी बनती है। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म एसोसिएशन के लिए डीपर लेवल जरूरी है। डीपर लेवल जो है किसी भी चीज का, वो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। डीपर प्रोसेसिंग क्या होता है, इज अ ग्रेट डिग्री ऑफ सिमेंटिक और कॉग्निटिव एनालिसिस अंडरटेकन। जहां पर डीपर लेवल होगा वहां पे चीजों को, छोटी छोटी चीजों पर भी हम फोकस करेंगे। कभी आप इस बुक के एक पैराग्राफ को उठाइए, पढ़ना शुरू करिए, जब आप उसको बिल्कुल एक लिटरल मीनिंग समझना चाहेंगे ना तो आपको जाके गूगल पे डिक्शनरी पे सर्च करना पड़ेगा, इस वर्ड का क्या मीनिंग है, इस वर्ड का क्या मीनिंग है। काफी डिफिकल्ट वर्ड जो कैब यूज हुई है इग्नू की बुक्स में, एज बच्चों के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। तो मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ कि जब हमें डीपर प्रोसेसिंग करनी होगी तो हमारा पूरा मेंटल जो एक्शंस हैं वो इसमें लग जाएंगे, इसे लगाने में, इसे बनाने में, ठीक है। कंसीडर वर्ड रिकॉग्निशन फॉर एग्जांपल एट द प्रिलिमिनरी स्टेज द विजुअल कॉन्फ़िगरेशन मे बी एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू सच फिजिकल और सेंसरी फीचर, जैसे कि लाइन और एंगल। अगर हम किसी भी वर्ड को रिकॉग्नाइज करते हैं, छोटे बच्चे को जब ABCD सिखाया जाता है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, छोटे बच्चे को जब ABCD सिखाया जाता है तो पहले ये शेप्स, लाइंस ड्रॉ करनी सिखाई जाती हैं। बच्चे को सिखाया जाता है ऐसे बनाओ, राइट, ऐसे बनाओ। तो बच्चा धीरे धीरे जाके कहीं उनको फिर जोड़ना सीख पाता है कि अच्छा ऐसे है। वरना आप छोटे बच्चे को देखिए, वो ए ऐसे बना देगा, वो ए ऐसे बना देगा, क्यों? क्योंकि अब उनको जो है कॉम्बिनेशन में करना नहीं आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बच्चा जो होता है एसोसिएशन से सीखता है, सिंपलर टू डीपर, और हम चीजों को भी ऐसे ही करते हैं। ओके, हाँ, तो कहाँ पर थे हम लोग? यहाँ की बात कर रहे थे कि रिकॉग्निशन जो होता है वो लेटर्स का, वो भी इसी तरीके से होता है। हाईएस्ट लेवल पे जब जाते हैं तो एसोसिएशन, इमेजेस, स्टोरीज, ये सब आपस में कनेक्ट होती चली जाती है। ये भी क्रैकन लॉकहार्ट ने कहा था। The significant issue in Kraken-Lockhart's view is that we are capable of perceiving at meaningful levels before we analyze information at a more primitive level. तो levels of processing are more a spread of processing, यानी कि जो भी हमारी प्रोसेसिंग का लेवल होता है, दैट इज मोर लाइक वी आर स्प्रेडिंग, इंफॉर्मेशन को हम स्प्रेड कर रहे हैं विद हाईली फेमिलियर मीनिंगफुल स्टिमुलाई, मोर लाइकली टू बी प्रोसेस्ड एट अ डीपर लेवल देन लेस मीनिंगफुल स्टिमुलाई। ये बात जो मैं इतनी देर से आपको बता रही हूँ कि जो भी हमारा मीनिंगफुल स्टिमुलाई है वो डीपर लेवल पे प्रोसेस हो जाएगा। अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसका सेंस ही नहीं बन रहा है तो उसको हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? उसको डीपर लेवल पे तो ले जाना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो हमें ऊपरी तौर पे बात समझ में नहीं आ रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए, thus we can perceive at a deeper level before analyzing at a shallow level cast.
grave doubts on the original levels of processing formulation. कुल मिलाकर यहाँ पे बात यही हो रही है कि किस तरीके से डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें डीपर लेवल पर अपने सारे कॉग्निटिव एक्शंस को अवेक करना पड़ेगा. ओके, इसके बाद हम आते हैं, एक इंपॉर्टेंट फिगर है जिसको हमें समझना है. थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करती हूँ. हाँ, एक मॉडल है दैट इज क्लोजर टू देयर ओरिजिनल आइडिया इज शोन इन फिगर 1.4.3. यहाँ पे एक पिक्चर है, इसको मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगी कि इस पिक्चर में क्या कहा गया है. This figure depicts the memory activation involved in proofreading a passage as contrasted with that involved in reading of the same passage. दो चीजें में यहाँ पे कही गई हैं कि अगर कोई भी बुक दे दी जाए जिसकी आपको प्रूफ रीडिंग करनी है, राइट, या आप एक टाइपिस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं. जब टाइपिस्ट कोई भी चीज को टाइप करता है तो वो इस चीज पर नहीं जाता है कि वहां पे उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है या वो सीक्वेंस में है या नहीं है. टाइपिस्ट को सिर्फ टाइपिंग करनी होती है और उन वर्ड्स को ये देखना होता है कि जो मेरे सामने कंटेंट दिया गया है क्या मैं उसको एग्जैक्टली वैसा ही बना रहा हूं. तो इस केस में क्या होता है कि प्रूफ रीडिंग का अगर हम एग्जांपल लें या फिर किसी मटेरियल को जिसके लिए हमें यूज करना है, दैट इज लुकिंग एट द सरफेस ऑफ द पैसेज. अगर आपको किसी चीज को पैराफ्रेज करना है, समराइज करना है, और आप किसी चीज को प्रूफ रीड करना है, तो ये दोनों केस डिफरेंट होंगे और दोनों में ही शैलो प्रोसेसिंग और सिमेंटिक प्रोसेसिंग का लेवल भी डिफरेंट होगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रूफ रीडिंग का ये केस है. जब हम प्रूफ रीडिंग करेंगे तो हम किस तरह से, ये जो हमें पिक्चराइजेशन यहाँ पे दी गई है, ये इस तरीके से जो दिखा रहा है, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम प्रूफ रीडिंग करते हैं तो हम डीपर से फिर शैलो की तरफ जाते हैं, और जब ये जस्ट का मैसेज होता है तब यहाँ पे हम शैलो से डीपर की तरफ जाते हैं. दोनों के ही केसेस हमारे डिफरेंट हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, एक बार इसको क्विकली पढ़ लेते हैं. रीडिंग फॉर जस्ट दैट इज ट्राइंग टू गेट द एसेंशियल पॉइंट्स इन्वॉल्व्स मिनिमल शैलो प्रोसेसिंग, या फिर मेंटेनेंस रिहर्सल जो होता है वो हमें कम से कम चाहिए होता है, बट एलैबोरेटिव सिमेंटिक प्रोसेसिंग. अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस लेटर काइंड ऑफ मेमोरी, जो टाइपिस्ट का एग्जाम्पल मैंने आपको भी दिया ही था, टाइपिस्ट भी यही करता है कि जब उसको एज सच कॉपी पेस्ट करना है, मतलब काइंड ऑफ टाइपिंग के थ्रू वो करता जाता है. कुछ स्टडीज के थ्रू ये रिजल्ट निकल कर आया कि लॉकहार्ट, क्रैक एंड जैकोबे, जिन्होंने 1975 में कॉन्सेप्ट दिया था, द आइडिया दैट स्टिमुलाई आर ऑलवेज प्रोसेस्ड थ्रू an unvarying sequence of stages was abandoned, while the general principle that some sensory processing must precede semantic analysis was retained. इस लाइन का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे कि जो भी कोई स्टिमुलाई हमारे सामने आता है और हम उसको प्रोसेस करते हैं तो वो डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू होके जाता है और वो डिफरेंट केसेस के लिए वेरी भी करती हैं, वो हमेशा सेम नहीं होंगे. ओके, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग वर्सेस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात करते हैं. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हम बेसिकली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की बात करते हैं और उसके स्टोरेज सिस्टम की बात करते हैं. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने पढ़ा था, तो हमने ये बात की थी कि जो भी आपने पढ़ा था, सेंसरी स्टोरेज, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, अटेंशन, कोडिंग रिहर्सल, ये सब इसका पार्ट था. लेकिन जब हम इस अप्रोच की बात करते हैं जो क्रैक एंड लॉकहार्ट ने दी है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल जाता है, वहां पे मेमोरी की प्रोसेसिंग की बात होती है. तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो है मेमोरी के, दे स्ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस. जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है वो स्टेजेस के सीक्वेंस को स्ट्रेस करते हैं, ऑफ कोर्स, व्हिच इंफॉर्मेशन इज मूव्ड एंड प्रोसेस्ड, एंड दिस अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट आर्ग्यूड दैट मेमोरी ट्रेसेस आर फॉर्म्ड बाय अ बाय प्रोडक्ट ऑफ परसेप्चुअल प्रोसेसिंग. जब हमने स्टोरेज की बात की थी तो हमने परसेप्शन को भी वहां पे कंसीडर किया था, क्योंकि परसेप्शन की ही हेल्प से हमारी जो मेमोरी का स्टोरेज था वहां पे फिल हो रहा था. लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो चीजें थोड़ी बदल जाती हैं, थोड़ी क्या काफी बदल जाती हैं. अगर हम ये कहें तो ये गलत नहीं होगा कि जो लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल्स होते हैं, दे इज नॉट फ्री ऑफ क्रिटिसिज्म. इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी इंक्लूड है. जैसे कि सबसे पहले आता है, इट सीम्स टू से लिटिल मोर देन द मीनिंगफुल इवेंट्स आर वेल रिमेम्बर्ड. जिन वर्ड्स का कुछ मीनिंग होगा वही ज्यादा देर के लिए हमारे स्टोरेज में रह पाएंगे, उनकी प्रोसेसिंग होगी. जबकि हमने जब प्रीवियस मॉडल्स पढ़े थे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के, वहां हमने देखा था कि कुछ भी है हम उसको सिर्फ स्टोर करने की बात कर रहे थे. तो ये एक बड़ा डिफरेंस है जो हम यहाँ पे देखते हैं. It is vague and generally untestable, and it is circular in that any events that are well remembered and designed, deep processed with no objective and independent depth available. यहाँ पर इस चीज पर ये फोकस करते हैं कि डीप प्रोसेसिंग बहुत जरूरी है. अगर हमारे डिफरेंट कॉग्निटिव एक्शंस को परफॉर्म होना है तो ऑफ कोर्स डीप प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट हमें रहती है. अगेन हम यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं. ये डिफरेंसेस आपको तभी लिखने हैं क्वेश्चन में जब आपसे डिफरेंसेस पूछे जाएंगे, अदरवाइज ये टॉपिक यहाँ से सेपरेट हो जाता है. अभी मैंने आपको बताया था कि बॉक्सेस इन द हेड थ्योरी, जो कि वॉग एंड नॉर्मन और एटकिंसन, रिचर्ड शिफ्रिन के मॉडल की यहाँ पे ने बात करी थी, उसको जब हम एलओआर थ्योरी से या एलओपी से जब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं या कंपेयर करते हैं, कहना चाहिए, राइट, जब कंपेयर करते हैं तो कुछ डिफरेंसेस निकल के आते हैं. अभी हमने थोड़े डिफरेंसेस की बात करी थी और एक और डिफरेंस की हम यहाँ पे बात करेंगे, विच इज एसटीएम सर्व्स द फंक्शन ऑफ ट्रांसफरिंग इट टू अ लॉन्गर लास्टिंग मेमोरी.
प्रीवियस वीडियोस में आपको ध्यान होगा हमने बात की थी कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वही लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्म करती है, मींस देयर वाज अ चेन, देयर वाज अ कनेक्शन विद ऑल ऑफ दीज. बट here we will talk about ki the rehearsal is conceptualized as either maintaining formation at one level of analysis or elaborating information by processing. अगेन एक ही बात को डिफरेंट तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है, आप देख सकते हैं बार बार उस डीपर लेवल डीपर प्रोसेसिंग की बात हो रही है, जिसकी हेल्प से हमें मेमोरी के प्रोसेस को देखना है कि किस तरह से स्टोरेज होता है. पहले टाइप मेंटेनेंस रिहर्सल है जो कि दैट विल लीड टू बेटर रिटेंशन. तो इस तरीके से यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है इसका. काफी लंबा वीडियो हो गया आज का हमारा, बट आई होप कि पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है मैंने. एक बार इस समरी के साथ हम इस वीडियो को कवर करेंगे, जिसमें अगेन हमसे यही कहा गया है कि क्रैकन टर्विंग टेस्टेड द आइडिया दैट वर्ड्स दैट आर डीपली प्रोसेस्ड शुड बी रिकॉल्ड बेटर देन दोज दैट आर लेस सो. अगेन बात को हम रिकॉल रिपीट ही कर रहे हैं, एक तरीके से यहाँ पे रिकॉलिंग का ही प्रोसेस चल रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास मीनिंगफुल होगी, सेंसफुल होगी, उसको हम लॉन्गर पीरियड के लिए स्टे करा पाएंगे. लेकिन जब जो भी चीजें लॉजिकल होंगी, राइट, फिनोमिनिक होंगी, सिमेंटिक एस्पेक्ट्स उसके होंगे, वो भी हमारे पास रह सकती है. और इसी के साथ यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है हमारा ऑलमोस्ट खत्म होता है. आज के होमवर्क की अगर मैं बात करूं तो यही दो थ्योरीज हैं, एलओआर और एलओपी, जिसको आपको अपने नोट्स में बनाना है. जो सेकंड हमारा मॉडल था आज के वीडियो का थोड़ा लंबा था, तो इसको पॉइंटर्स की हेल्प से आप कंप्लीट करेंगे और प्रीवियस जो टॉपिक थे हमारे उनके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे लास्ट के पूरे कंटेंट की हेल्प से. तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, आपको बताया था कि कहाँ से लगभग यहाँ से हमारा जो था वो डिफरेंस स्टार्ट हो गया था. और जब आप ये मॉडल लिखेंगे तो इस पिक्चर को आपको एक्सप्लेन करना है, बनाना भी है साथ में, और इनफ कंटेंट है यहाँ पे लिखने के लिए. और एक ही बात को कई बार यहाँ पे कहा गया है, तो उस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, राइट. So that was it for this class today. I hope you would have understood the concept. If you have not got anything, then please write in the comments box and I will see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.